नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आप सबको पता होगा कि मैंने आपको बीएससी फर्स्ट सेम का जो जूलॉजी का सिलेबस है, बॉटनी का सिलेबस है, वो एक्सप्लेन कर दिया है। जिन भी बच्चों के न्यू एडमिशन है 24 और 25 के सेशन में, 2024 और 25 के सेशन में, वो जाकर वहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं। जिनकी ये पहली क्लास होगी उन बच्चों के लिए, और जिन्होंने सिलेबस देख लिया उन्हें तो पता ही होगा। तो आप सबको पता है कि आपका जो जूलॉजी का सिलेबस है उसमें पहला जो यूनिट है आपका सेल के बारे में आपको स्टडी करनी है। जो चैप्टर की शुरुआत है उसमें तो डायरेक्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपके पीछे का जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, जैसे सेल क्या होता है, उसमें कैसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी जान लेते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आपको इनमें से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सेल आप सबको जैसे कि पता होगा कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आप सभी जानते हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है यही मिलके फिर क्या बनाएगा, टिश्यू बनाता है। टिश्यू ही मिलके फिर आगे क्या बनाएगा, ऑर्गेनेल्स बनाएगा, फिर जाके ऑर्गन बनेगा, फिर पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफिनेशन दिया हुआ है इसका कि सेल क्या होता है को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म बाउंड बाय प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये प्रोटोप्लाज्म का एक क्या होता है, यूनिट होता है, जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है, मतलब बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में ही आपका सब न्यूक्लियस वगैरह इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, और बाकी आप तो जानते ही हैं। प्रोटोप्लाज्म इसमें क्या होता है, ये लाइफ गिविंग सब्सटेंस होता है, जिसमें कि आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, अगर सेल की बात करें तो अगर ये आपका सेल है तो ये सेल जो होता है किससे मिलकर बना होता है। अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल पाई जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, और इसी प्रोटोप्लाज्म को अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसी प्रोटोप्लाज्म में फिर क्या पाया जाएगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मैं लिख देती हूँ, और फिर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म को आप डिवाइड करेंगे तो साइटोप्लाज्म में भी चीज़ें पाई जाएंगी। इस तरीके से इनका डिवाइडन होता है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म पूछे, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, तो सेल विथ सेल वॉल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल विथ सेल वॉल। साइटोप्लाज्म में बोल दे तो सेल विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। फिर बात करें तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम, और ईआर, जिसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वहीं प्लांट सेल की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। यहीं पे आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देख सकते हैं। प्लांट सेल इस तरीके से आपका कुछ पाया जाता है, इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, इस तरीके से लार्ज पाए जाते हैं। और वहीं एनिमल सेल की हम बात करें तो उसमें वैक्यूल स्मॉल पाए जाते हैं। ये जो वैक्यूल होता है ये फूड के स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, नॉन लिविंग इंक्लूजन जो होते हैं लाइक क्रिस्टल और पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ सेल के बारे में। सेल के बारे में तो बात करें, एक सेल थियरी दी है, दो साइंटिस्ट थे, एमजे स्लीडन और थियोडर स्वान। ठीक है, स्लीडन एंड स्वान की थियरी है, क्या आपसे नाम से जानते हैं, एमजे स्लीडन और स्वान। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। इनका मेन स्टेटमेंट इन्होंने सेल थियरी का क्या दिया कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से सेल जॉइंट होके एक बॉडी का फॉर्मेशन करती है। सेल जो है टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं जो हमारे, उनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ऐसे सेल का ग्रुप जो क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होते हैं और उसका फंक्शन भी सेम होता है। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। मतलब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, यानी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। फंक्शनल यूनिट, और इसी के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इसी सेल के अंदर क्या होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा एनिमल के लिए, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। प्लास्टिड पाया जाएगा प्लांट सेल में। ठीक है, ये हमारे बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी होती है। सारे सेल क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। यहाँ जब आप सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो आप देखते हैं एक सेल है, वही डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, ये आगे डिवाइड होकर फिर सेल बनाएंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि सारे सेल कैसे होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, लैटिन में इसे ओमनिस सेल्यूला ई
सेलुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, बीच में आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस ये आपका पाया जा रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस में ये आपका क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। यहीं बीच में क्या पाया जाता है, फिर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर इधर पाया जा रहा है। ये वेसिकल्स पाए जा रहे हैं। ये आपका क्या है, एनिमल सेल है, क्योंकि इसमें वैक्यूल्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं। लाइसोसोम पाया जा रहा है, गोल्गी बॉडी पाई जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, ठीक है। पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं, साइटोस्केलेटन पाया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक स्ट्रक्चर ऑफ ये और देख सकते हैं, इसमें भी और अच्छे तरीके से बताया गया है किस तरीके से सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। जैसे ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये आपका पूरा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। यहाँ ये जो है बीच बीच में क्रोमेटिन फाइबर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नहीं, न्यूक्लियोलस में क्रोमेटिन फाइबर पाया जाता है, ऐसा नहीं होता। देख रहे हैं आप, ये क्रोमेटिन फाइबर अलग है और न्यूक्लियोलस अलग है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये राइबोसोम दिखाए गए हैं, ठीक है, जो आपके गोल्गी बॉडी पे पाए जा रहे हैं। सेंट्रोसोम यहाँ पे पाए जा रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। प्रोटियाजोम्स पाए जा रहे हैं। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। ये गोल्गी वेसिकल्स हो गए, ये गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जा रहा है जो कि आपके साइटोस्केलेटन का पार्ट है, लाइसोसोम्स और परागजीसोम्स, ठीक है। सेल की कुछ डिवीजन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल क्या होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले अगर सेल का डिवीज़न करें तो एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, इस तरीके से। ये आपका हो गया ऊपर सेल वॉल। इस अगर एनिमल सेल है तो ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी, और अगर प्लांट सेल है तो ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी, और अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। और इसी सेल में ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करें, यानी कि इस अंदर वाले एरिया को डिवाइड करें, तो यहाँ पे दो चीज़ें पाई जाएंगी। क्या होगा, एक तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और दूसरा ये क्या होगा, इधर बाहर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस को अलग रख देते हैं। उसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फिर आपका फर्दर डिवाइड होता है। कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं और कुछ नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, लाइसोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला और प्लास्टिड। अब इसमें भी क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर, कुछ इसमें से क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। मतलब वो जो सेल होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन का मिलके बना होता है सेल ऑर्गेनेल। और बाकी इसमें क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है। और वो डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ऑर्गेनेल हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन है। जो आप चाहें तो यहाँ ऐसे एरो बना के इस तरीके से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल बचे वो सिंगल मेम्ब्रेन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कभी कभी कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। वहीं नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन की बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, अदर इंक्लूजन मतलब किसी बॉडी का बचा हुआ पार्ट छोटा छोटा, ठीक है। अगर फिर हम डिवाइडेशन की बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है ये आपका बीच में न्यूक्लियस पाया गया, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगी, इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। ये आपका हो गया। मैं अगर थोड़ा सा इसे फिल करूँ, इस तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा फिर, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आपका क्रोमेटिन फाइबर हो गया और ये सारी चीज़ें इस तरीके से, बीच में न्यूक्लियोलस और यहाँ ऐसे साइड में क्रोमेटिन फाइबर पाया जाएगी जो आगे चल के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर किसमें पाए जाते हैं, आपके इसमें, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये बाहर की तरफ पाया ही जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका बाहर की तरफ पाया जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपके क्रोमेटिन फाइबर हो गए, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया, और यही क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चार्ट की फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है।
फिर आगे मैंने स्ट्रक्चर दिया है, एक बार इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आप इसको बना लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि क्या क्या कहाँ पे पाया जाता है। डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई चीज़ अगर आप कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा स्टेबल रहती हैं रादर देन अगर केवल आप लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। फिर आगे अगर मूव करें तो दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस डाल लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रो का मतलब होता है, मैं आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताऊं तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब ऐसा सेल, और हमारे यहाँ बायोलॉजी में कैरियन कहीं भी आ जाए कैरियोटिक तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। आप इसको चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनमें पाया जाएगा उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और एडवांस न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। प्रिमिटिव न्यूक्लियस में जनरली साइज इनकी क्या होती है? जनरली स्मॉल होते हैं, 1 से 10 माइक्रोन तक, मिली माइक्रोन तक, और इनकी साइज जनरली लार्ज होती है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियर रीजन में इनके डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन रूट न्यूक्लियोइड मतलब अगर न्यूक्लियस इस तरीके से एक बॉडी टाइप की पाई जाएगी, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, सारी चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी। और यहाँ पे चीज़ें सारी वेल डिफाइंड होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होगा, न्यूक्लियर रीजन होगा। प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम कैसा होता है? सिंगल होता है। और अगर वहीं पे हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट की हम बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? बाउंड होता है सेल ऑर्गेनेल से। इसमें बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? बेसिकली एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट में। आगे अगर हम मूव करें तो इनके कुछ फंक्शन हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के। सेल ऑर्गेनेल मैंने बाकी सब आपको दिखा दिया। अब सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? एंट्री और लीव करने के लिए, मतलब सबसे बाहर अगर पाया जा रहा है सेल के तो कोई चीज़ एंटर करेगी, कोई चीज़ बाहर जाएगी, इसको डिसाइड करने वाला क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और सबसे बाहर है तो प्रोटेक्शन का काम भी यही करता है। दूसरा ऑर्गेनेल आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे उसका सेल का क्या कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। ये बातें आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पावर हाउस कहलाता है। तो ये क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है, मतलब जितनी एनर्जी हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी, जैसे हमारे लिए मनी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसका प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके लेक्चर्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको जो है ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, मतलब जो सनलाइट लेके क्या करते हैं? फूड बनाने का काम करते हैं बेसिकली। तो लाइट एनर्जी ले रहे हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी। शुगर में, स्टार्च में चेंज करते हैं, केमिकल में चेंज करते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये भी बेसिकली आपके किसमें जो होते हैं? लार्ज पाए जाते हैं प्लांट में। प्लांट में लार्ज पाए जाते हैं। स्टोरेज का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करते हैं? लेने का काम करते हैं, और टर्गर प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो टर्गर प्रेशर मेंटेन करने का काम करते हैं, इसीलिए ये प्लांट में क्या होते हैं? बड़े पाए जाते हैं, क्योंकि टर्गर प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत प्लांट्स में पड़ती है। जब क्या होता है? इवापोरेशन वाला प्रोसेस होता है, या ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, आगे आप पढ़ेंगे अपने उसमें बॉटनी वाले पार्ट में। साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और मूवमेंट, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन का मतलब जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, उसी तरीके से सेल का स्केलेटल सिस्टम है। साइटो और स्केलेटल मतलब सेल का स्केलेटल सिस्टम। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी बॉडी का भी स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? एक ढांचा है जिसपे क्या है? सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, ठीक। और मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक। तो यहाँ से आप समझ गएंगे। न्यूक्लियस की बात करें तो आप सबको पता है कि हमारा हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं, जो हमारे फादर मदर से हमारे में आया, हमारे से हमारे बच्चों में जाएगा, इस तरीके से उसका ट्रांसफ़र करता है। सेलुलर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है रिप्रोडक्शन में, और इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल। तो कुछ चीज़ें मैं एडिशनल जो बताती हूँ उसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बेसिकली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन और लिपिड का बनना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ठीक है। दो तरीके के पाए जाते हैं। रफ जो होते हैं उनमें
क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है और राइबोसोम ही प्रोटीन का काम, सिंथेसिस का काम करता है। बेसिकली सिंथेसिस का काम राइबोसोम और लिपिड ही करते हैं। तो राइबोसोम इनसे अटैच होता है तो वो सिंथेसिस का काम करता है। और ER पे क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक पे क्या होता है, उसका नाम रफ इसलिए क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम अटैच होता है, जबकि स्मूथ वाले पे ये अटैच नहीं होता है। और सिंथेसिस करता है लिपिड का, ये तो मैंने आपको बताया ही। गोल्गी अपरेटस की बात करें तो ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेजिंग करता है प्रोटीन और लिपिड की स्टोरेज की, और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। गोल्गी अपरेटस का काम है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गोल्गी वेसिकल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये गोल्गी वेसिकल होते हैं और ये गोल्गी अपरेटस है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये वेसिकल्स क्या होते हैं, निकलते हैं और सेल से सेल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिंथेसिस का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की। और बेसिकली अगर प्रोटीन की सिंथेसिस की बात करें, प्रोटीन से रिलेटेड, तो वो राइबोसोम होगा, ठीक। गोल्गी अपैरेटस क्या कर रहा है, चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है उन चीज़ों की जो चीज़ें बनी हो, और फिर उन्हें क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इनमें पाए जाते हैं और ये ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल का या सेलुलर डेब्रिस का, जो सेल में कचरा पाया जाएगा उसको ये ले लेंगे और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, उनको ये तोड़ देंगे, ठीक है। राइबोसोम, हमारे टीयर्स में भी लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम की बात करें टीयर्स यानी कि हमारे आंसू में, राइबोसोम की बात करें तो ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जिसका इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस के द्वारा दिया जाता है। वहीं सेंट्रियोल की बात करें तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेंट्रियोल क्या होता है, हमारे प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट और एनिमल सेल का आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक। फिर आपके प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल। और प्लांट सेल में आपके क्लोरोप्लास्टिड पाए जाते हैं जो कि आपके एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। फिर वहीं एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं जो आपको प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों के सेल डिवीज़न में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है। वो चीज़ें जब आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, ठीक है। सेल में प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होते हैं, सेल के पूरे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर सेल का डिवीज़न बताया कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप निकाल दीजिए, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म पाया जाते हैं। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियस और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके का डिवीजन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक रिकैप हम ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने सारे ऑर्गेनेल के फंक्शन के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें सारे ऑर्गेनेल्स ही पढ़ने हैं और उनके फंक्शन ही पढ़ने हैं। तो हम एक आइडिया ले लेते हैं पहले चीज़ों की, ताकि हम एक कनेक्टिविटी बैठा सकें कि हमने कल क्या पढ़ा और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।